नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में दरअसल अंतर क्या है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है, कौन सी गवर्नमेंट मतलब गड़बड़ होती है, बेकार होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और किन किन देशों में संघीय शासन प्रणाली है और किन किन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला दूंगा। क्लियर। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों की सीरीज ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखी रहती है ताकि आप लोगों का टाइम के ज्यादा से ज्यादा बचत हो। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए मल्टीपल टाइम मतलब ये जानकारी के लिए भी आपको मतलब पता रहना चाहिए कि दरअसल यूनियन गवर्नमेंट कौन सी है और दूसरी चीज यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी, यानी कौन सी संघीय सरकार है और कौन सी एकात्मक सरकार है। जानकारी के बेसिस पर पता होना चाहिए, प्लस मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस भी मतलब इस पे पूछे गए। क्लियर। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चीजों को स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग दिख रहा होगा कि संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। क्लियर। यानी संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर। एक तरफ आप लोगों को लिखा होगा संघीय सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी तरफ लिखा है एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट। क्लियर। तो इस पार्ट में संघीय सरकार के बारे में लिखा गया है, इस पार्ट में यूनिटरी सरकार यानी कि एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। क्लियर। देखिए दोस्तों, संघीय सरकार की विशेषताएं क्या होता है। संघीय सरकार की विशेषताएं मतलब दोहरी सरकार, अर्थात राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। पहले हम लोग सारी चीजों को एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं रियल चीज वास्तव में बताऊंगा, दिमाग में वो चीजें कंठस्थ हो जाएगा। क्लियर। देखिए संघीय सरकार में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब दोहरी सरकार, अर्थात राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। बात समझ में आ गया होगा। संघीय सरकार की विशेषताएं क्या है, दोहरी सरकार होती है, अर्थात राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। दूसरी चीज, पहले हम लोग ये ऐसा करते हैं, एक एक पार्ट को समझ ले तब आसानी होगी। संघीय सरकार की विशेषताएं क्या मैंने बताया, इसमें दोहरी सरकार होती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर की सरकार और क्षेत्रीय स्तर की सरकार। जैसा कि इंडिया में आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार है, राज्य स्तर पर जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में डिफरेंट राज्यों में अलग अलग की गवर्नमेंट है। क्लियर। अलग अलग पार्टियों की, राजनीतिक दलों की। संघीय सरकार में लिखित संविधान हुई होता है, संघीय सरकार में लिखित संविधान भी होता है, मतलब शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच डिवाइड होती है कि इस विषय पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगा और इस विषय पर जो है राज्य सरकार नियम कानून बनाएगा। तो कुल मिलाकर संविधान के द्वारा शक्तियां यानी पावर्स डिवाइड होती है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का जो है विभाजन होता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, कुल मिलाकर राष्ट्रीय सरकार और रीजनल मतलब क्षेत्रीय सरकार मतलब समझिए जो राज्य सरकार है। क्लियर। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन मतलब शक्तियां डिवाइड होती है कि ये क्राइटेरिया, ये पावर्स केंद्र के पास है, ये पावर्स, ये शक्तियां राज्य के पास है। क्लियर। इस तरीके से डिवाइड होता है, डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब संविधान में आप लोगों को पता होगा मतलब जो केंद्र में मतलब संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट है, उस पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। जो राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, उस पर राज्य सरकारें नियम कानून बनाती है। जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बना सकती है। क्लियर। तो उसी तरीके से इसको मतलब शार्ट में लिखा गया है दरअसल कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन, मतलब राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियां डिवाइड होती हैं। क्लियर। चौथा पॉइंट है, देखिए संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें जो है संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब संघीय सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे देश में नियम कानून रूल रेगुलेशन संचालित होता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच पावर्स यानी शक्तियां डिवाइड होती हैं। क्लियर। तो कुल मिलाकर समझिए संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता होती है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है। कठोर संविधान इन द सेंस समझिए कि कुल मिलाकर संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया या विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इस सेंस में इस कॉन्टेक्स्ट में उसको कहा जाता है दरअसल कठोर संविधान है। मतलब संविधान में जो संशोधन करने वाली जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो काफी कठिन है, काफी हल्के तरीके से आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा
सकता। जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं या जो आप समझिए जो महत्वपूर्ण मैटर होते हैं, महत्वपूर्ण मामले, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आसानी से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में संशोधन के लिए जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के मतलब सहमति की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो कुल मिला के समझिए कि संघीय सरकार में कठोर संविधान की सर्वोच्चता होती है और संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है। मतलब संशोधन की प्रक्रिया काफी कठिन होती है, आसान नहीं होती है। छठवां पॉइंट क्या है? कुल मिला के देखिए, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। संघीय सरकार में यानी यूनियन गवर्नमेंट में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी कि फ्री जुडिशियरी होती है। इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह जो है कंप्लीटली किसी के झुकाव में नहीं काम करेगी, न तो केंद्र सरकार के हित में काम करेगी, न ही राज्य सरकार के हित में काम करेगी, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से जो न्याय होगा, जो उचित होगा, उसी के रिगार्डिंग वह कार्य करेगी, किसी के दबाव में, न तो किसी के प्रभाव में। कुल मिलाकर समझिए, न्यायपालिका न तो किसी के दबाव में काम करेगी, न ही किसी के प्रभाव में काम करेगी, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। इस संदर्भ में कहा गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। केंद्र के लिए भी काम करेगी और राज्यों के लिए, मतलब केंद्र के मैटर भी सुलझाएगी और राज्यों के मैटर भी सुलझाएगी, बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से। क्लियर? फ्री एंड फेयर मैनर में। अब देखिए सातवां पॉइंट क्या है? द्विसदनी संघीय सरकार की विशेषताएं क्या है कि द्विसदनी विधायिका होता है। द्विसदनी विधायिका का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिस प्रकार से केंद्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद है। इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर शब्द लिखा गया है कि द्विसदनी विधायिका होती है। क्लियर? आप लोग समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 60 मतलब इसको 60 में याद करने के लिए किस तरीके से, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है संघीय सरकार का, तो उसके लिए 60 टिक लिखा हूं। लेकिन पहले आप लोग एकात्मक सरकार के बारे में सारी चीज देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को याद करने की आसान ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए इस तरफ लिखा गया है एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट। इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को फिर एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगा, फिर सारी चीजें समरी बताऊंगा, दिमाग में वो चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। देखिए एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट की विशेषताएं या फीचर्स क्या होती हैं? देखिए इसमें सशक्त केंद्र होता है, मतलब केंद्र जो है मजबूत होता है, केंद्र सरकार काफी मजबूत होती है। कुल मिला के समझिए सारी मैक्सिमम पावर केंद्र मतलब केंद्र के ही पास होती है। क्लियर? तो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है सशक्त केंद्र होता है, मतलब केंद्र सरकार काफी पावरफुल होती है, काफी मजबूत होती है, मैक्सिमम पावर केंद्र सरकार के पास ही होती है। क्लियर? तो इस सेंस में कहा गया है सशक्त केंद्र होता है। उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा गया है एकात्मक सरकार की विशेषताओं में कि राज्य अनस्वर नहीं। राज्य अनस्वर का मतलब होता है, राज्य अनस्वर नहीं कि मतलब राज्य सरकारों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये केंद्र के पास पावर है कि किस राज्य को अगले राज्य में मिला दे या उसको अलग कर दे, ये सब किसके पास पावर्स है? ये सब केंद्र सरकार के पास पावर है, राज्यों के पास ऐसी कोई शक्तियां या पावर्स नहीं है। क्लियर? तो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि राज्य अनस्वर नहीं है। इसका मतलब राज्य सरकारों को यानी राज्यों को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए एकल संविधान होगा, मतलब एकात्मक सरकार में यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में एकल संविधान होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ही संविधान होता है। कुल मिला के उसी के अनुसार से पूरा रूल रेगुलेशन संचालित होता है। तो कुल मिला के अगर एकल संविधान आएगा तो आप समझिएगा कि एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। क्लियर? अब इसमें देखिए एकात्मक सरकार विशेष संविधान का लचीलापन, मतलब संविधान का लचीलापन होता है। संविधान के लचीलापन का मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान को काफी आसानी तरीके से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से संविधान को संशोधन किया जा सकता है। उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया गया है कि संविधान का लचीलापन, मतलब संविधान काफी फ्लेक्सिबल होता है, काफी लचीला होता है, मतलब इसको सिंपल मेजॉरिटी से काफी आसानी तरीके से, इजिली तरीके से इसको अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। इस सेंस में यहाँ पर लिखा गया है संविधान का लचीला। क्लियर? अब मैंने आप लोगों को बताया था संघीय सरकार में किस तरीके से संविधान मतलब काफी कठोर, काफी कठिन तरीके से, मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती संशोधन के लिए महत्वपूर्ण मैटर पर। और जबकि एकात्मक सरकार में क्या है,
कि संविधान लचीलापन मतलब आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, मतलब कुल मिला के एकात्मक सरकार में राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, किसी को ज्यादा पावर्स दिया गया है तो किसी को कम पावर्स दिया गया है। क्लियर। आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा में जो सीटें हैं भारत में वो हर राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया। तो कुल मिला के जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा वहां पर लोकसभा सीटें ज्यादा, जिसकी पॉपुलेशन कम वहां पर सीटें कम। क्लियर। तो इस सेंस में आपातकालीन प्रावधान देखिए, इमरजेंसी के दौरान जैसे ही देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपातकाल रखता है, तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। जो जो शक्तियां राज्य सरकारों के पास रहती है, राज्यों के पास रहती है, वो सभी शक्तियां केंद्र के पास ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से संविधान जो है मतलब संघी से किस तरीके से एकात्मक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं या फीचर हैं। देखिए एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। आपको पूरे भारत में एक ही की नागरिकता लेनी पड़ती है, केवल भारत देश की नागरिकता, किसी अन्य की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। मतलब कुल मिलाकर उस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है, न कि राज्यों की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर देश की एक ही नागरिकता, तो सिंगल नागरिकता या एकल सिटीजनशिप एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर देखिए 8वां पॉइंट क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र में जो न्यायपालिका होती है वो स्ट्रक्चर वाइज हायरार्की के क्रम में होती है। जो टॉप लेवल पर न्यायपालिका होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे ही नीचे हम लोग बढ़ते आते हैं। जैसे सबसे ऊपर इंडिया में बात करूं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है राज्यों में, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और नीचे अन्य निचली अदालतें हैं। क्लियर। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा पावरफुल जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायरार्की में जो सबसे टॉप लेवल पर है, उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा पावर्स है। क्लियर। तो उसी सेंस में यहाँ पर लिखा गया है एकीकृत न्यायपालिका, मतलब जो सबसे टॉप लेवल पर रहेगा उसके पास ही ज्यादा शक्तियां रहेगी, ज्यादा पावरफुल रहेगा। कुल मिलाके समझिए केंद्र के इंटरेस्ट में या केंद्र के दबाव में या केंद्र के प्रभाव में रहता है, जो टॉप लेवल पर रहता है। क्लियर। तो उस सेंस में लिखा गया है कि एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत मतलब आप लोग फिर समझा दूं, मतलब हायरार्की के क्रम में रहते हैं। जिस प्रकार जो सबसे टॉप लेवल पर रहता है उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां रहती है, जिस प्रकार से नीचे क्रम में हम लोग बढ़ते जाते हैं उस प्रकार से उनके पावर्स या शक्तियां घटती चली जाती है या कम होती चली जाती है। क्लियर। देखिए 9वां पॉइंट क्या है, एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट विशेषताएं, अखिल भारतीय सेवाएं। आप देखिए अखिल भारतीय सेवाएं जो है केंद्र ही करवाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। उस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो आप देख सकते हैं केंद्र की एक बॉडी है, कुल मिला के समझिए यूपीएससी। हालांकि स्वतंत्रवादी बॉडी है, लेकिन कुल मिला के आप समझिए इसमें केंद्र को ज्यादा पावरफुल दिया। अखिल भारतीय सेवाओं में जो लोग चयन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो कुल मिला के अखिल भारतीय सेवाओं में किसको ज्यादा पावर्स दिया गया है, केंद्र को ज्यादा पावर्स दिया गया है। तो कुल मिला के एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। 10वां पॉइंट क्या है, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, जैसे अगर मैं बात करूं सीएजी, यहां पर आप लिख सकते हैं आईएएस, अब उसके बाद लिख सकते हैं आईपीएस, उसके बाद लिख सकते हैं आईएफएस। यहाँ पर मैंने कहा एकीकृत लेखा जांच, सीएजी ही केंद्र के सारी रिपोर्ट के जो खर्चे वगैरह होते हैं सीएजी ही जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कुल मिला के सीएजी ही मतलब केंद्र सरकार के होता है ना, मतलब केंद्र का होता है, केंद्र में होता है। तो वही जो है केंद्र के जो सारे खर्चे होते हैं वही जांच करती है, और राज्यों के जो सारे खर्चे वगैरह होते हैं वो भी जांच कर सकती है, जांच करती भी है। क्लियर। तो रिपोर्ट वगैरह देती है। जो केंद्र को जांच करेगी राष्ट्रपति की रिपोर्ट देगी, राज्य की जो खर्चे ब्यौरे वगैरह की जांच करेगी तो राज्यपाल को देगी। तो कुल मिला के केंद्र की बॉडी ही या केंद्र की लेखा जांच मशीनरी ही जांच करती है। तो ये एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। क्लियर। और उसके बाद देखिए 11वां पॉइंट क्या है, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से भारत में जो है पावर से डिवाइड हैं, शक्तियां किस तरीके से डिवाइड हैं। मतलब संविधान के जरिए शक्तियां डिवाइड है कि मैंने आप लोगों को बताया कि पावर 3 सूची में डिवाइड किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आप लोगों को बताया है संघ सूची पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार नियम कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकती है। लेकिन 5 ऐसे कंडीशंस होते हैं कि केंद्र सरकार जो है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के विषय पर नियम कानून बना सकती है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उस 5 ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे हो सकता है किसी विदेश मतलब
विदेशी समझौता संधि को लागू करने के संदर्भ में अगर नियम कानून बनाना हो तब मतलब संसद नियम कानून बना सकती है राज्य सूची पर, या फिर जैसे आप समझिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है केंद्र सरकार नियम कानून को बना के संसद नियम कानून बनाता है। तो इस सिचुएशन में 5 ऐसी कंडीशंस हैं जो है कि जिस पर संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर नियम कानून बना सकती है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि संसद यानी केंद्र जो है राज्यों से ज्यादा पावरफुल है। तो इसी सेंस में यानी एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, 12वां पॉइंट है राज्यपाल की। आपको पता होगा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, मतलब केंद्र सरकार राष्ट्रपति कहती है भैया आप इस बंदे को, इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करिए। तो कुल मिला के केंद्र सरकार ही राज्यपाल को नियुक्त करती है। राज्यपाल को मान लीजिए जब केंद्र सरकार नियुक्ति करती है किसी स्टेट में तो उस पर अपना पकड़ बनाती है, अपना मजबूत बनाए रखती है उसके माध्यम से। क्लियर। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि केंद्र में किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो कुल मिला के केंद्र सरकार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपना मतलब सुविधा बनाए रखने के लिए सारी चीजें किया जाता है। तो कुल मिला के इसमें भी देखिए केंद्र को ज्यादा पावरफुल दिया गया है, राज्य को कम पावरफुल। तो ये एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। 13वां पॉइंट क्या है, राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्य के विधेयकों पर भी वीटो कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्य के जो विधेयक होते हैं राज्यपाल उसको आरक्षित कर लेता है, और राज्यपाल जब आरक्षित कर लेता है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो कर सकता है। क्लियर। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि राज्यों के विधेयकों पर वीटो करने की शक्ति किस प्रकार से केंद्र के पास है। राष्ट्रपति मतलब वही केंद्र सरकार। क्लियर। अब देखिए 14वां पॉइंट क्या है एकात्मक सरकार की विशेषताएं में, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। यानी जो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है वो एकीकृत होता है। एकीकृत मतलब जो टॉप लेवल पर इलेक्शन कमीशन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। आप लोगों को पता होगा इंडिया में स्टेट लेवल मतलब हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन है जो राज्यों में पंचायतों और नगर निगम के चुनाव को कंडक्ट करवाता है। क्लियर। तो कुल मिला के आप जो टॉप जो सेंटर में इलेक्शन कमीशन है वो आप लोगों को पता होगा संसद के चुनाव कंडक्ट करवाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट करवाता है, और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो है कंडक्ट करवाता है। तो आप देखिए जो केंद्र में जो इलेक्शन कमीशन है, केंद्र में इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन वो चुनाव किसका करवाता है, केंद्र का और राज्य का दोनों चुनाव कंडक्ट करवाता है। तो कुल मिला के देख रहे हैं किस तरीके से केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है कि भैया उसके सदस्यों को, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा केंद्र का भी और राज्य का भी। तो कुल मिला के किसको पावरफुल बनाया गया है कि मतलब केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया, क्योंकि राज्य में जो राज्य हैं वो केंद्र के इलेक्शन कमीशन को नियुक्त नहीं कर सकती। इस सेंस में मतलब केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया राज्यों की अपेक्षा। तो कुल मिला के ये हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कौन सी एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं और कौन सी संघीय सरकार की। आप समझिए। अब इसमें मैं मोटा मोटी अंतर आप लोगों को बताता हूं। देखिए संघीय सरकार का मतलब जो शक्तियां या जो पावर्स केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक तरीके से डिवाइड हो वो संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं, जिसमें लगभग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगभग समान शक्तियां प्राप्त हो, यानी उनके बीच शक्तियां डिवाइड हो। कहा जाए भैया ये इतना क्राइटेरिया केंद्र का है, इतना क्राइटेरिया राज्य का है, सब अपने अपने क्राइटेरिया में रहकर नियम कानून बनाएंगे। तो वो संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं। क्लियर। कुल मिला के मैंने कहा पावर्स यानी शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक तरीके से डिवाइड रहती हैं कि इस पर केंद्र सरकार इस क्राइटेरिया में रहकर केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी और इस क्राइटेरिया में रहकर राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बनाएगी। संघीय सरकार में ये चीजें होता है। दूसरी चीज एकात्मक सरकार में होता है, जो चीजें एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं उसमें देखिए केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाएगा, राज्यों को कम पावरफुल या कमजोर बनाएगा। वो सारी विशेषताएं एकात्मक विशेषताएं होंगी। क्लियर। जिसमें केंद्र और राज्य को बैलेंसिंग करने वाली बात आएगी वो सभी विशेषताएं संघीय सरकार की या संघात्मक विशेषताएं होगी, और जिसमें केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाएगा, राज्यों को कम पावरफुल या कमजोर बनाएगा, वो सारी विशेषताएं एकात्मक सरकार की विशेषताएं होगी। अब इस बेसिस पर आप सारी चीजें दिमाग में सेट कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां संवैधानिक तरीके से डिवाइड होती है, उनके बीच पावर्स,
और सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों क्राइटेरिया में रहकर नियम कानून बनाती हैं, ये संघीय सरकार। एकात्मक सरकार में मैंने कहा केंद्र को जिसमें ज्यादा पावरफुल बनाता हो, राज्यों को कमजोर बनाता हो, तो वो सारी विशेषताएं एकात्मक सरकार की विशेषता। आप इसमें जो चीज पढ़ेंगे इसमें केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाएगा और राज्यों को, राज्य सरकारों को कम पावरफुल बनाएगा। क्लियर? तो ये मोटा मोटी अंतर है। इस तरीके से आप जो विशेषताएं पढ़कर आप इन चीजों को याद कर सकते। दूसरी चीजें मैं आप लोगों को और ट्रिक एक बनाया हूं कि देखिए संघीय सरकार को, मतलब कुल मिला के अगर आपको इसमें से जैसे पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप ये जो मैंने कुछ अच्छा लिखा हूं इंग्लिश का, FDDLKSPCS को आप लोग दिख रहा होगा, FDDLKSPCS। अगर ये इंग्लिश वाला टर्म आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग कुल मिला के ये चीजें पूरा याद कर। जब एक चीज याद रहेगा तो दूसरा चीज अगर क्वेश्चन में पूछेगा भी तो आप, चूंकि आप लोगों को एक चीज याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। भैया ये चीज संघीय सरकार की विशेषताएं हमें याद है, चीज संघीय विशेषताएं, यानी अगर दूसरा कुछ देगा तो वो आप लोग समझ जाएंगे संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है, यानी ये एकात्मक सरकार की विशेषताएं ही होगी। जैसे देखिए शॉर्टकट में मैंने ट्रिक क्या बनाया हूं, संघीय सरकार की विशेषताएं या यूनियन गवर्नमेंट विशेषताएं, मैं यहां पर लिखा हूं देखिए FDDLKSPCS। यफ का मतलब होगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका। क्लियर? अब इसी को मैंने शॉर्टकट में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, मतलब इसको क्या कहते हैं, निमोनिक्स। FDDLKSPCS, यफ का मतलब हो गया फ्री जुडिशियरी, यानी फ्री जुडिशियरी, यहाँ पर देखिए स्वतंत्र, सातों टर्म इसमें आ जाएंगे। यफ का मतलब फ्री जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र न्याय, यहाँ ये देखिए ये वाला आ गया, स्वतंत्र न्यायपालिका आ गया इसमें। अब उसके बाद देखिए डी मतलब दोहरी विधायिका, द्विसदनी विधायिका, द्विसदनी विधायिका ये भी आ गया इसमें। अब देखिए डी से मतलब है दोहरी सरकार, दोहरी सरकार यानी राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। देखिए ये आ गया दोहरी सरकार। अब देखिए एक है दोहरी सरकार आ गया। उसके बाद देखिए यल का मतलब लिखित संविधान, यल का मतलब तीन अक्षर मैंने बता दिया। यफ का मतलब फ्री जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी का मतलब द्विसदनी विधायिका, द्विसदनी विधायिका, एक डी का मतलब दोहरी सरकार, दोहरी सरकार यानी दोहरी सरकार यहाँ लिखा गया राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। अब यहाँ पर देखिए यल का मतलब हो गया लिखित संविधान, लिखित संविधान यहाँ पर लिखा गया, ये आ गया। उसके बाद के का मतलब हो गया कठोर संविधान, कठोर संविधान देखिए ये भी आ गया। उसके बाद यस और पी दोनों एक साथ में, सेपरेशन ऑफ पावर, यस पी का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर लिखा गया सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण देखिए कहाँ पर लिखा गया है, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन। ये देखिए राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, ये भी आ गया केस। अब उसके बाद देखिए एसपी आ गया। अब देखिए सीएस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, यस का मतलब सुपरमेसी यानी संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ आ गया, ये मतलब देखिए सातों पॉइंट्स इसमें FDDLKSPCS में कवर हो गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस तरीके से मैं स्टार्ट कर बनाया हूँ। आप पहले उसको FD करवाइए, आप लोगों को FD का नाम सुना होगा, आप FD करवाइए, फिर DL बनवाइए, फिर KS अगर आप लड़की हैं तो आप अपना बॉयफ्रेंड समझ सकते हैं, लड़का है तो आप गर्लफ्रेंड समझ सकते हैं, KS से मिल लीजिए, उसके बाद PCS में सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, पहले FD करवाइए, उसके बाद DL बनवाइए, फिर KS से मिल लीजिए, फिर PCS में सेलेक्ट हो जाइए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं FD DL KS PCS। मैंने सारा टर्म जो है नाम लिख दिया है कि F का मतलब फ्री जुडिशियरी, D का मतलब द्विसदनी विधायिका, एक D का मतलब दोहरी सरकार, एक L का मतलब लिखित संविधान, K का मतलब कठोर संविधान, यस P दोनों का एक ही मतलब है, यस P का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, CS मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी यानी संविधान की सर्वोच्चता। तो इस तरीके से आप याद कर, अगर ये टर्म याद रहेगा कहीं भी FDDLKSPCS तो आप कहीं पर भी लिख के आप कह सकते हैं भैया ये जो है संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, यानी अगले जो ऑप्शन में सारी चीजें रहेगी वो समझिए एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। मल्टीपल टाइम एग्जामों में कई बार यही पूछता है संघीय सरकार की विशेषताएं कौन है या एकात्मक सरकार की विशेषताएं कौन है। जब क्लियर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा कुछ। तो ये चीज याद रखिएगा FDDLKSPCS। आइए दोस्तों एक बार आप लोगों को क्विक रिवीजन फास्ट तरीके से और करवा देता हूं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। देखिए संघीय सरकार की विशेषताएं क्या है, दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार होती है वहां पर, संघ और लिखित संविधान होता है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है वहां पर,
कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनी विधायिका होती है। तो ये संघीय सरकार की विशेषताएं, यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं। अब ये देखिए एकात्मक सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट की विशेषताएं क्या है, जहां पर केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाएगा राज्यों से। क्लियर? तो सशक्त केंद्र रहता है एकात्मक सरकार की विशेषताओं में, सशक्त केंद्र रहता है, राज्य अनस्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के विधेयकों पर वीटो, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। क्लियर? तो ये एकात्मक सरकार की विशेषताएं हो गई। ये संघीय सरकार की विशेषता, मैंने संघीय सरकार की विशेषताओं के बारे में आप लोग शॉर्टकट ट्रिक भी लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सारी चीजों को बेहतर तरीके से याद कर, जैसे मुझे याद है, या फिर कहीं भी अगर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं पीवाईक्यू वगैरह तो सामने लिख लेता हूं तुरंत एफडी डीएल केएस पीसीएस। अगर उसमें पूछा रहता है संघीय एकात्मक में डिफरेंस तो मैं क्लियरली आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाता हूं निमोनिक्स। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं आशा करता हूं संघीय सरकार एकात्मक सरकार के बीच में डिफरेंस या अंतर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।